जमीन। उन दिनों की बात है जब रामलाल का पक्के ईंटों वाला मकान बनना शुरू हुआ था। रामलाल के मकान के बगल में और सड़क के बीच थोड़ी सी जगह थी जहां पर वह ईंटों का ढेर लगा रहा था। दयाराम का मकान सड़क के दूसरी तरफ था, लेकिन उसे ईंटों के रखने पर आपत्ति थी और वह कह रहा था, यह जमीन मेरी है। न ये जमीन तुम्हारी है और न हमारी है, यह जमीन सरकारी है। यह सड़क और मेरे घर के बीच की जमीन है और इस पर मैं न तो कोई मकान बनाने जा रहा हूँ और न ही पशुओं को बांधने जा रहा हूँ। फिर किस बात की आपत्ति? रामलाल ने समझाते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो रामलाल, यह सरकारी जमीन नहीं है। सड़क बनने से पहले यह मेरी जमीन थी और औकात में रहो नहीं तो बहुत बुरा होगा। दयाराम ने धमकी दी। वह ईंटों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगा और जो मुंह में आता बके जा रहा था। रामलाल से भी न रहा गया, वह उसे रोकने लगा। इसी रोकने और फेंकने की कश्मकश में रामलाल के हाथों से धक्का लगा और दयाराम गिर गया। उसे हल्की सी चोट आ गई। दयाराम मानो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वह तिलमिला उठा और बात को बतंगड़ बनाने की शुरुआत हो गई। कोई बचाओ मुझे बचा लो, कोई है? देखो राम, ललवा ने मेरी हड्डी तोड़ दी, मुझे मार के नीचे गिरा दिया। दयाराम जोर से रोने चीखने लगा था, गोया उसके साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया हो। गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। रामलाल घबरा गया। वह बोला, कुछ तो ऊपर वाले से डरो दयाराम भाई, तुम खुद ही ईंटों को इधर उधर फेंके जा रहे थे और तुम्हें रोका तो ये सब झूठ का नाटक करने लगे। देख लो सभी जने गांव वालों, ई रामलाल को हमको नाटकबाज बोल रहा है। आप सब लोग इसे बहते खून को देखो और बताओ कि चोट किसको लगी है और धक्का किसने दिया है। दयाराम के पैर से बहते हुए खून को देखकर गांव के लोगों की तात्कालिक सहानुभूति उसे मिल चुकी थी। जितने मुंह उतनी बातें होने लगीं। सभी की आंखों में रामलाल के लिए प्रश्न था कि अगर उसने धक्का नहीं दिया तो दयाराम कैसे गिरा। हालांकि रामलाल गांव का एक सीधा साधा किसान था, पर अभी लोग रामलाल की सिधाई भूल चुके थे। दयाराम का बहता खून लोगों की संवेदनाओं की धार उसकी ओर मुड़ रहा था। गांव वाले सोच रहे थे कि रामलाल इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। माना कि रामलाल की बात सही है, पर कोई गांव घर वालों को इतनी बुरी कदर धक्का दे सकता है क्या? दयाराम गांव वालों की दृष्टि में आज पीड़ित था और दयाराम ऐसे मौकों का फायदा उठाना बखूबी जानता था। उसे पता था कि लोहा गर्म है और यही सही वक्त है जब चोट की जा सकती है। गांव वालों को संबोधित करते हुए दयाराम बोला, तुम सब जने मौके पर हो, सब लोग गवाही देना। अरे इतनी गंभीर बात भी नहीं है कि तुम गवाही खोजो, गांव घर का मामला है, आपस में बातचीत करके निपटा लो। गांव वाले बोले, नहीं भाई लोगों, बात तो गंभीर ही है। एक तो जमीन हमारी, उस पर से जबरदस्ती ईंटा गांजे, रामलाल और मारपीट घाता पाता। दयाराम समझौते के मूड में नहीं था। दयाराम की बात सुनकर मास्टर जी से चुप न रहा गया। वह बोले, दयाराम अगर बवाल करना है तो अलग बात है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। सच बात यह है कि सड़क बनने के समय तुम्हें पूरा मुआवजा सरकार से मिला था, तो जमीन सरकारी ही हुई ना? तो राम ललवा काहे कब्जा कर रहा है? दयाराम ने बदतमीजी से प्रश्न किया। क्या दयाराम भाई इतना तपना ठीक नहीं है? हमारा घर बन रहा है तो वहाँ 4 ईंट क्या रख दिया? तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। कुछ तो लोग परलोक का ख्याल करो। हम तो सब गांव वालों के सामने कह रहे हैं कि यह सरकारी जमीन है और सरकार ही इसकी असली मालिक। ये सब का हमका नहीं पता रामलाल। अगर खैर चाहते हो अपना सब सामान उठा लो, नहीं तो हम जा रहे हैं थाने। दयाराम धमकी देते हुए बोला, यह तो हद है भाई दयाराम। मास्टर जी से न रहा गया। दयाराम किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वह बोला, देखो मास्टर, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है जो पढ़ा रहे हो। अगर कानून कायदा नहीं पता है तो चुप रहो। दयाराम सरासर बदतमीजी
किए जा रहा था। गांव वालों को भी बुरा लग रहा था, लेकिन सब चुप थे। कौन बिना बात के दुश्मनी मोल ले? पहले गांव वाले भी ऐसे न थे, लेकिन बदली परिस्थितियों में वह सब चुप रहना सीख गए थे। बात बढ़ती देखकर कुछ वहां से खिसक भी लिए। उन लोगों से क्या मतलब? यह तो रामलाल और दयाराम के बीच की बात है। वे जाने, उनका काम जाने। दयाराम सीधे थाने पहुंचा। रास्ते भर बड़बड़ाता रहा। पता नहीं राम ललवा खुद को क्या समझता है। देख लेंगे साले का हम। जेल न पहुंचाया तो मेरा नाम भी दयाराम नहीं। वैसे तो दयाराम की यह आदत ही थी, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देता था। हर बात को प्रतिष्ठा की बात मानकर मरने मारने पर उतारू हो जाता था। दयाराम की पत्नी भी उसकी आदतों से परेशान रहती थी, लेकिन करे तो क्या करे? सुधरने के लिए जब कहती तो वह लड़ने लगता और कभी कभी बात बिगड़ने पर पीट भी देता था। लोक लाज के डर से वह कुछ न बोलती और रो धो के शांत होकर घर गृहस्थी संभालने लगती। थाने में पहुंचकर दरोगा के पांव में गिरकर दयाराम रोने लगा। साहब, हमका रामलाल बहुत मारा है। वो जबरदस्ती हमरे जमीन पर कब्जा करना चाहता है और जब हम उसको रोके तो जोर से धक्किया दिया और फिर लाठी से बहुत पीटा। साहब, आपसे उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे। साहब, विश्वास ना हो तो हमार पीठ देख लिया जाए। यह कहकर दयाराम पीठ खोलकर दरोगा को दिखाने लगा। झूठ मूठ की शिकायत जब देखो तब लाता रहता है। जा भाग यहाँ से, दरोगा ने उसको डांटा। नहीं साहब, भगवान कसम, हमारा विश्वास करिए, दयाराम गिड़गिड़ाया। आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, रहना मुहाल हो जाएगा। दयाराम हाथ जोड़कर दरोगा के सामने समर्पण किए जा रहा था, जैसे दरोगा ही उसका इष्ट देव हो और वह उसे कैसे भी खुश करना चाह रहा था। दरोगा दयाराम के बारे में थोड़ा जानता था। जब देखो तब दयाराम का थाने की ओर मुंह उठाए चले आना और हर मामले में टांग अड़ाने से दरोगा परेशान था। ये उसे अच्छा नहीं लगता था। अचानक तड़ाक तड़ाक की आवाज हुई और दयाराम का गाल शून्य सा हो गया। बड़े जोर का दर्द उठा और वह अपने गाल सहलाने लगा। गाल पर आंसू लुढ़क गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बार मन में आया कि वह वहां से भाग जाए, पर दूसरे ही क्षण ही उसे अपनी मूछें याद आने लगी। उसे लगा कि थानेदार के थप्पड़ गांव में होने वाली बेइज्जती से ज्यादा बेहतर है। यह विचार आते ही वह और जोर जोर से फपक कर रोने लगा। थानेदार के पैर पड़कर बोला, माए बाप, रिपोर्ट लिख लिया जाए। थानेदार उसको माँ बहन की गालियां देता रहा, पर दयाराम को पीछे न हटना था और न हटा। थक हार कर थानेदार बोला, जाकर ग्राम प्रधान को साथ लेकर आओ। यदि प्रधान जी कहते हैं तो मैं रिपोर्ट लिख लूंगा, नहीं तो दिखाई मत पड़ना थाने के आसपास। दयाराम को जैसे अंधेरे में उजाला दिख गया। वह जल्दी से प्रधान के पास भागा भागा गया। प्रधान जी घर पर ही मिल गए। द्वार पर लोगों का मजमा लगा हुआ था। गांव देहात से लोग मिलने आए हुए थे। महल नुमा घर जिसमें रहने की सारी सुविधाएं थी, सैटेलाइट टीवी से लेकर एसी, फ्रिज, बड़ी कार और जीपें। घर इतना बड़ा कि उसी में गैस एजेंसी भी थी तो पंचायत की राशन वाली दुकान भी। ऐसा नहीं था कि प्रधान जी पहले से बहुत अमीर थे। धन वर्षा तो प्रधान बनने के बाद शुरू हुई थी। प्रधान जी का एक पूरा दरबार था, जिसमें अकबर के दरबार की तरह नवरत्न थे। उन नवरत्नों में लेखपाल, वीडियो, स्कूल मास्टर, अमीन, वीडियो, दरोगा, पीडब्ल्यूडी के जेई और गांव के कुछ दबंग टाइप के लोग। हर किसी की जिम्मेदारियां और लक्ष्य निर्धारित थे। मसलन मिड डे मील योजना में अध्यापक महोदय कितने हजार प्रधान जी को देंगे, कितना वीडियो और बीडीओ के पास जाएगा और कितना खुद खाएंगे। स्कूल के पक्के भवन का ठेका प्रधान और मास्टर जी मिलकर लेते थे और खूब बचाते थे। यह अलग बात है कि कुछ ही महीने बाद दीवार से बालू और सीमेंट नीचे गिरने लगी थी। वहीं गांव की सड़कें केवल कागजों पर बनती रही और पैसा खर्च होता रहा। गांव की सार्वजनिक जमीन को लेखपाल को मिली भगत से बेच दिया गया था। राशन की दुकान से सस्ते दामों के सामान को बाजार भाव पर बाजार में बेच दिया जाता था
और मिट्टी तेल को डीजल और पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता था। गांधी जी और राजीव गांधी के पंचायती राज का सपना भ्रष्टाचार के पैरों तले रौंदा जा रहा था। प्रधान ने कमाई के इतने सारे स्रोत बना लिए थे कि वह और उसके रत्न दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे थे। सरकारी शौचालयों को भी प्रधान ने न छोड़ा था, जिसका परिणाम था कि गांव में कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग मैदान में लोटा लेकर ही जाते थे। अब तो कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़ने लायक भी न था। पिछली बार एक रिटायर्ड शिक्षक बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में आए थे। उन्हें अपनी लोकप्रियता और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था कि जनता उनके जाल और चरित्र पर उन्हें वोट करेगी। लेकिन प्रधान ने उन्हें बड़ी पटखनी दी थी। प्रधान का रुतबा और बढ़ गया था कि सरकारी कर्मचारी भी प्रधान की सलाह के बगैर कुछ न करते थे। थानेदार भी बिना प्रधान की सलाह के कुछ न करते थे। जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसको छोड़ देना है, यह प्रधान के कहने के बाद ही निश्चित होता था। गांधी जी का ग्राम स्वराज्य बिलबिला रहा था। प्रधान के यहाँ पहुंचकर दयाराम ने सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताई। साथ यह भी जोड़ दिया कि रामलाल ने प्रधान के बारे में भी कुछ अपशब्द कहे हैं। अपने बारे में सुनकर प्रधान के गुस्से का पारावार न था। उसने मन में सोचा, जब रामलाल की इतनी हिम्मत बढ़ गई है तो सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वह दयाराम से बोला, तुम कुछ 1000 रुपए का इंतजाम कर लो जरा। ठीक है मालिक, दयाराम नतमस्तक होकर बोला। प्रधान थानेदार के पास पहुंचा। आपस में कुछ खुसर पुसर हुई और यह निश्चित हुआ कि दयाराम को 20,000 रुपए की व्यवस्था करके थानेदार को देना पड़ेगा, जिसमें से 5 प्रधान लेगा और शेष थाने वालों को मिलेगा। बदले में रामलाल की गांव में बेइज्जती की जाएगी और फिर थाने में लाकर सही से धुनाई। फिर रामलाल से 20,000 लेकर उसे रिहा कर दिया जाएगा और उसमें से प्रधान को 5,000 मिलेगा। बैठे बिठाए प्रधान की 10,000 की आमदनी हो जाएगी। पुलिस गांव पहुंची और रामलाल को खोजने लगी। वह घर पर ही था। सामने आते ही छोटे दरोगा ने गालियां देना शुरू कर दिया। साले रामललवा, तेरी माँ की तेरी बहन की तूने काहे धकियाया और मारा दयाराम को? पकड़ो साले को, ले चलो थाने को। लाठी मारने की जोर से आवाज आई और रामलाल के गले से चीख निकल गई। रामलाल तड़प उठा। गांव में अपने घर के सामने इतनी गाली और मार खाने के बाद वह शर्म से अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। सिर झुकाए झुकाए ही वह बोला, साहेब, हमारी कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो मास्टर साहेब या गांव के लोगों से पूछ लो। साले, सबको थाने ही बुलाना और वहीं गवाही देना। और फिर एक लाठी पड़ी रामलाल को और उसे धक्का देकर जीप में बिठा दिया गया। रामलाल की पत्नी तारा देवी और उसके बच्चे रोए जा रहे थे अपनी बेबसी पर। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा थी। सब सांत्वना और सलाह दिए जा रहे थे। रामलाल के परिवार को जितने मुंह उतनी बातें मास्टर साहब बोले, जाकर प्रधान जी से अपना दुखड़ा सुनाओ। तारा देवी को मास्टर साहब की बात उचित लगी। रामलाल को थाने में लाने के बाद बारी बारी से सब हाथ साफ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रामलाल बहुत बड़ा अपराधी है। थाने के मुख्य द्वार पर लिखा, असतो मां सदगमे का कथन बिलबिला रहा था। थाने के अंदर लगी बापू की तस्वीर शून्य में देखते हुए बुदबुदाए जा रही थी। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। लेकिन शब्द प्रभावहीन हो गए थे और वातावरण में सिर्फ रामलाल की चीखें गूंज रही थी। साहेब, हमको मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो साहेब। दयाराम पास में ही खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, देखा रामलाल, मुझसे टकराए के बाद यही फल मिलता है। तारा देवी प्रधान के घर गई। जब घर पर प्रधान न मिला तो सीधे थाने पहुंच गई। सामने पिटते पति को देख वह खुद भी रोने लगी और प्रधान के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी। प्रधान के कानों पर जूं न रेंगा और तारा देवी थानेदार के पास जाकर बोली, हुजूर, का गलती है हम सब लोगों की, बताओ जरा। तारा देवी की बात सुनकर थानेदार का गुस्सा भड़क गया। उसने हवलदार की बंदूक मांगी और तारा देवी को गाली देकर मारने दौड़ा।
रामलाल से यह न सहा गया और जिस लाठी से उसकी पिटाई हो रही थी उसे छीनकर वह दौड़ा और पूरी ताकत से दरोगा के सिर पर प्रहार कर दिया। दरोगा के सिर से खून की बौछारें बह निकली और वह जमीन पर धराशायी हो गया।